W4W के वेडनेसडेज फॉर वाटर फाउंडेशन के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी के शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इस सीरीज को चलाने के लिए इतना प्रोत्साहन देते हैं। आज हम 97th सेशन पे चर्चा करेंगे। वेडनेसडेज फॉर वाटर, जैसे कि आपको मालूम है, एक थिंक टैंक है जो कि सिटीजन कलेक्टिव के जैसे फंक्शन करता है। इसकी शुरुआत हमने 2021 में की थी, तो लगभग 2 साल से हम हर वेंसडे को 5 बजे हम पानी के विषय पे चर्चा करते हैं। इसका एक उद्देश्य है कि जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं, नीति निर्माताओं, रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स और युवाओं के साथ पानी से जुड़े जटिल मुद्दों का हम चिंतन करें और उसके बेसिक संभावित समाधानों पर चर्चा करने का हमारा एक विचार है। इसके अतिरिक्त फाउंडेशन द्वारा जल संबंधित विभिन्न गोष्ठियां, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं शोध चर्चाओं का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि फ्राइडे वाटर्स एवं मंडे मंचिंग फॉर वुमेन फॉर वाटर पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो अर्थात हफ्ते में 3 बार हम 5 बजे पानी के विषय पे, अलग अलग विषय पे, अलग अलग लोगों के साथ हम चर्चा करते हैं, ताकि हम पानी की जो बातचीत है वो जारी रहे, क्योंकि पानी का जो समाधान है ज्यादा से ज्यादा बातचीत से ही निकाला जा सकता है। तो आज का जो हमारा चर्चा होगा वो बेसिकली हम पहले भी इस विषय पे काफी चर्चा कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बोला कि हम 100 के सत्र के करीब पहुंच रहे हैं। तो आज का जो कॉन्वर्सेशन है उस पे हम बेसिकली बात करेंगे। राजस्थान में एक बहुत ही प्रचलित टेक्निक है और उसको हमारे साथ सामने लाने के लिए हमारे साथ आज है पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी। वो आज हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। वैसे वो पौड़ियाला गांव, अगर मैं सही तरीके से गांव का नाम बोल रही हूँ तो, नहीं तो सर मुझे करेक्शन करेंगे। आज हम उनसे बेसिकली चौका टेक्निक के बारे में जानना चाहेंगे और उससे जुड़ी जमीनी हकीकत क्या है, पानी की समस्याएं कैसी हैं और लोग साथ में मिलके उस समस्याओं का कैसे समाधान निकालते हैं और किस तरह से वो चर्चा करते हैं आपस में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे लक्ष्मण सिंह जी के साथ। इसके पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, मैं उनका एक छोटा सा उनके जीवन का विवरण देना चाहूंगी। लक्ष्मण सिंह जी एक पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने अपने जीवन के 40 साल पानी बचाने के लिए समर्पित किया हुआ है। गांव लोपड़िया के रहवासी लक्ष्मण सिंह जी 2023 यानी इसी साल उनको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनकी जो चौका तकनीक है वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है, जैसे कि इजराइल, अफगानिस्तान में भी उनकी ये तकनीक को अपनाया गया है। राजस्थान में भी करीब 600 से ज्यादा गांवों में आज ये तकनीक अपनाई गई है और इससे लाखों लोगों की परेशानी और जल की परेशानी का पर्टिकुलरली उसका समाधान किया गया है। पर जल के साथ साथ उन्होंने लोगों के जीवन में भी काफी बदलाव लाया है। स्पेशली यह तकनीक वो युवाओं को भी काफी सिखा रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लक्ष्मण सिंह जी को फिर से आमंत्रित करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि वो अपने इतने बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी हमको समय दिया। आज भी वो ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे साथ आप चर्चा करेंगे। लक्ष्मण सिंह जी, आपको वेडनेसडेज फॉर वाटर में फिर से आमंत्रित करती हूँ और बहुत बहुत बधाई आपको पद्मश्री का। और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप इस सेशन में आए हैं। तो सबसे पहले हम आपका जो आमंत्रण करेंगे एक सवाल से कि आपने चौका टेक्निक कैसे समझा, कैसे अपने आप को समझाया और फिर आप वहां से कैसे गांव वालों को समझाने के लिए निकले। लक्ष्मण सिंह जी, आपका। हाँ जी, सबको नमस्कार। हम लोग राजस्थान के जयपुर जिले के दूदू ब्लॉक के गांव के लापोड़िया गांव के हैं हम लोग। वो 40 वर्ष पहले उस गांव में पानी खत्म हो गया था। एक तालाब था जो टूट गया। और जब तालाब से पानी रिचार्ज नहीं होता है तो कुओं में पानी नहीं आता है। तो हम पढ़ते थे, लेकिन जब पूछा कि ये कुएं के अंदर उतर के पानी क्यों ले रहे हैं, तो कि पानी नहीं है, मुश्किल से पानी कुएं में आता है। तो मैंने कहा और जगह तो आता है। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक तालाब टूटा हुआ है इसलिए पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो कुओं में पानी नहीं है। तो हमने कहा भाई उस तालाब को तैयार करें, तो कि मजदूरी कौन देगा।
तो हमारे मन में आई उस वक्त कि गांव के लोग मजदूर हैं क्या, जब गांव का तालाब टूटा हो तो लग जाना चाहिए तुरंत। तो वो बोला नहीं मजदूरी चाहिए, वो कई तरह की बातें। हमने 2-3 बैठकें भी की, लेकिन कोई साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। फिर हमारे एक मित्र थे रामोतार जी कुमावत, वो भी 18-20 साल के ही थे, हम भी इतनी ही उम्र के थे। और हमने कहा ये देखो 2-3 मीटिंगें की, ये लोग मान ही नहीं रहे हैं कि तालाब टूटा हुआ है, ठीक नहीं करते हैं, तो करना चाहिए ना, तभी कुओं में पानी आएगा। और फिर ये जितने भी पशु मर रहे हैं बगैर पानी, ये दिक्कत आ रही है, तो कुओं में पानी आना चाहिए, तालाबों में पानी आना चाहिए। और पानी जो होता है वो बारिश का ही होता है, चाहे जमीन में चाहे ऊपर। तो फिर उन्होंने कहा कि लो अपन चलते हैं, हम लोग निकले। और फिर हमने तालाबों को तैयार किया, एक तालाब नहीं कई तालाब तैयार किए, उसी को तैयार किया, 2-2 हजार आदमी काम करने लगे। और ये भावना बनी लोगों की कि हर आदमी को काम करना है गांव के लिए, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। और हम सब लोग मिले और हम सब लोग काम पे जाने लगे। और कोई मजदूरी का कोई ध्यान नहीं था, भाई मजदूरी करें, वो तो गांव का निर्माण है, तालाब उसको ठीक करना चाहिए। तो मैंने फिर वो तालाब तैयार किया। उस साल बारिश भी अच्छी आई, तालाब भर गया, तो कुओं में 2 महीने बाद पानी उतरने लगा। और उसके बाद फिर काम शुरू हुआ। उसी के साथ हमने चौका सिस्टम भी सोचा। तालाबों को तो ठीक किया, नए तालाब बनाए, देव सागर, फूल सागर, अन सागर, 3 धाम नाडियां। पर हमने ये काम भी किया कि भाई जो गोचर बहुत बड़े हैं, तो गोचर में जो पानी बरसता है वो तेजी से जमीन काटता हुआ नदी में जाता है। तो 400 बीघा का गोचर था हमारा, इसमें तो बहुत पानी इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन घास भी आए, पेड़ भी आए, पानी भी मिले, पशु भी चरे, वन्य जीव भी रहे, हम सब लोग भी रहे, तो खेती भी हो, हरियाली भी हो, चारा भी हो, ये सारे काम हो। तो हमने सरकार से भी कहा कि भाई इसको आप ठीक करो। तो उन्होंने कहा अभी हम अजमेर जिले में करते हैं, जयपुर जिले में नहीं करते हैं। तो हमने पूछा कौन सी तकनीक से करोगे, तो उन्होंने कहा कंटूर बंदी से करेंगे। तो हमने कहा कंटूर बंदी तो ठीक नहीं है। तो कि किसने कहा ठीक नहीं है, हमारे इंजीनियरों ने बनाया है। तो मैंने कहा भाई ये तो टूट जाता है तो फिर टूटता ही जाता है, ठेठ तक हर चीज टूटती है, उन्होंने कहा। लेकिन हमने कंटूर बंदी को छोड़ दिया। और फिर गांव के लोग हम गोचर में घूमने लगे बारिश के समय में, बारिश के जाने के बाद हर मौसम में घूमने लगे। तो हमें लगा कि 9 इंच पानी जहां भरता है वहां घास अच्छा आता है, मॉइस्चर अच्छी आती है। तो हमने फिर जो चौका तकनीक निकाली, हमारे दिमाग से, हमारी समझ से, हमारे प्रयासों से, वो ये रहा कि हम फिर वो चौका सिस्टम निकाला। और फिर लोगों को प्लानिंग दिया, जो नक्शा कागज पे था वो जमीन पे उतारा, ताकि 1000 आदमी काम कर सके, 2000 आदमी काम कर सके एक साथ। यहाँ तो मिट्टी खोदनी है, यहाँ मिट्टी घेरनी है, तो वो एकदम आके काम करते थे, अच्छी तकनीक रही। और फिर वो जब बारिश आई तो सब जगह पानी भरा, वहाँ छोटे छोटे तालाब भी बनाए जिसको नाडियां बोलते हैं, उनमें पानी आया। चौकों में 9 इंच पानी आया, नाडियों में जितना तालाब में आता है वैसे पानी आया। तो हमारा गांव जो है वो फिर अच्छा बनने लगा। उसमें घास के और पेड़ों के बीच छिड़क दिए गए, मॉइस्चर अच्छा आया, तो पेड़ लगे। जब पेड़ लगे तो मजा आ गया, इतना अच्छा पेड़ लगे कि वो पूरा हरा हो गया, हरा हो गया। और फिर चारा भी आने लगा, कुओं में खूब पानी है। आज की तारीख में चौका सिस्टम से, तालाबों से, सबसे मिला करके इतने पानी होता है बारिश के दिनों में, ताकि हर कुएं में हाथ से पानी पी सकते हैं। अभी मई जून चल रहा है, मई है, तो आज भी पानी, कोई कुआ 10 फीट खाली है, कोई 15 फीट खाली है, सारे कुएं भरे हैं। और अभी दुनिया में ये बातचीत चल रही है कि साहब पानी की कमी आ रही है, हमारे यहाँ पानी हम बढ़ा रहे हैं। हमारे कुओं में, खेती में हरियाली खूब अच्छी है। 2000 में, सन सन 2000 में, 2001 में अकाल पड़ा था भयंकर, तब हमारा ये चीजें टेस्ट हो गई थी कि हमारे पास जमीन में पानी था।
हमारे घास था, हमारे हरे चारा था, पेड़ अच्छे थे, उनकी कटिंग करके लोग पशुओं को खिला रहे थे, कोई समस्या नहीं आई। और जगह हाहाकार मच रहा था, हमारे अनाज भी बोया गया, पानी पीने की कोई कमी नहीं। और फिर हमने एक गांव से अनेक गांव बनाए, कम से कम 100 गांव में ये काम हुआ। 58 गांव तो हमने कंप्लीट ही कर दिए, उनमें कोई चीज की कमी नहीं है आज। अगर किसी को कारीगरी करनी हो, नौकरी करनी हो तो बाहर जाएं, वरना वहां पलायन नहीं होता है। खेती करो, अच्छा अनाज बो, अच्छी इनकम करो। और मॉइस्चर में खेती होती है, यानी कि बरसात के पानी से खेती करते हैं हम लोग। जैसे जुलाई में पहली बारिश हो गई तो मूंग बो दिया, मूंग 2 महीने में आ जाता है, जुलाई और अगस्त में। और फिर वो मॉइस्चर पीछे रहता है तो मूंग कट जाता है 2 महीने में। उसके बाद हम चने बोते हैं, उस मॉइस्चर में चना बहुत अच्छा होता है, और मूंग से जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। तो फिर चना बोते हैं तो चना भी बहुत अच्छा होता है, वो भी एक एक गांव में करोड़ों में होता है। और गोचर में गायें चरती है, गायें चरती है चौका सिस्टम में, तो वहाँ घास पेड़ खूब अच्छे होते हैं, वहाँ तालाबों में पानी होता है, तो वहीं तो चरना होता है गायों का, वहीं पानी पीना होता है। तो ये सब काम हो रहा है और जीवन चल रहा है अच्छा। हमारे पशु पक्षियों के लिए भी काम किया हम लोगों ने। हमने तालाब के पास, गोचर के पास, खेतों के पास हमने देवबनी बनाई, जिसमें वन्य जीव रहें, उसमें पालतू नहीं जाए, मनुष्य गाय बकरी भैंस नहीं जाए उसमें, उसमें जीव रहें। क्योंकि जीवों के लिए कोई सोचता नहीं है, कोई समझता नहीं है, तो जीवों के लिए सोचना पड़ेगा हम सबको। और ये जितने भी गांव में पक्षी उड़ते हैं, जीव रहते हैं, वो कहाँ रहे, कहाँ घोंसले बनाए, वो बाहर से जो पक्षी आते हैं वो कहाँ रहे, तो उनके लिए भी देवबनी बनी है। और उसमें वो घोंसले बनाते हैं, वो अंडे देते हैं, मोर भी नीचे बैठ के अंडे देता है। तो वो मोर अच्छे हो गए, क्योंकि मोरों के लिए जगह नहीं रही। पहले कुछ खेती ऐसी जंगल थे जो वो नीचे बैठ के अंडे देते थे, अब वो जंगल नहीं रहे, सब लोग प्लाट कटे, वो कुछ काम हुआ, मकान बना, खेती हुई। पर पक्षियों के लिए, वन्य जीवों के लिए नहीं सोचा। हर गांव का वन होना चाहिए और वन्य जीव अभ्यारण्य होना चाहिए, खेती होनी चाहिए, तालाब होने चाहिए, गोचर होने चाहिए, अच्छा दूध होना चाहिए। ये सब हमने किया है और गांव को आबाद किया है। गांव बड़े सुंदर हैं, अच्छे हैं, पानीदार है, और गांव में संगठन है, संगठन ये काम करता है। ये संगठन जब बैठता है तो समझ की बातें होती है, समझदारी की बातें होती है। मान लीजिए संगठन नहीं होता है तो समझदारी की बातें नहीं होती है। इसलिए हमारी एक यात्रा भी चलती है, धरती जतन यात्रा, वो हर साल चलती है। वैसे तो हमें काम करते करते साल हो गए, लेकिन यात्रा बाद में शुरू हुई थी उसको 87 में, यानी 87 में शुरू हुई थी वो यात्रा। और वो यात्रा जैसे पानी आता है उसी तरफ से स्टार्ट होती है, और गांव की बैठकें होती है, उसमें गांव की प्लानिंग होती है, गांव के प्रस्ताव लिए जाते हैं। तो भाई आप 1 साल में क्या करेंगे, तो वो बोलते हैं हम पेड़ लगाएंगे, हम तालाब बनाएंगे, हम गांव की सफाई रखेंगे। तो ये सब प्रस्ताव लिखे जाते हैं, एक एक रजिस्टर हमारे पास होता है, एक उनके पास होता है। गांव में संकल्प लिए जाते हैं, हम इतने पेड़ लगाएंगे, हम जीवों को नहीं मारेंगे, हम गायों की नस्लें सुधारेंगे, हम हम लोगों में प्यार बढ़ाएंगे, इसलिए हम अच्छे त्योहार मनाएंगे, है ना, किसी कोई भी पक्षी जीव भूखा नहीं रहे उसके लिए व्यवस्था करेंगे, पानी इकट्ठा करेंगे सबके लिए। तो ये ऐसे संकल्प खड़े होकर के लिए जाते हैं और फिर वो उसी संकल्प पे काम करते हैं। तो संकल्प के बगैर कुछ नहीं होगा। मनुष्य को, गांव को संकल्प लेना है। ये जो देश है, हमारा भारत देश है, वो गांव का देश है। गांव का विकास करना पड़ेगा, गांव में समझ लानी पड़ेगी, गांव में संगठन करना पड़ेगा, और संगठन भी आदर्श हो। अधिकतर आजकल क्या हो रहा है, जातिगत संगठन बहुत बन रहे हैं, आगे जाकर के दिक्कतें आएगी, आगे जाके लड़ाइयाँ होगी, अशांति फैलेगी। वो जातिगत संगठन जो है वो ऐसा सोचते हैं कि हम किसी से दबेंगे नहीं, हमको तंग करेंगे लोगों को, हम बड़े हैं, बड़े
रहेंगे, ये नहीं, जो गांव का संगठन आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और हमारा विकास बताएंगे, ताकि दूर जाकर के उनके गांव में भी वो काम कर सके। तो हमारा ये चौका सिस्टम उस यात्रा के दौरान प्रस्ताव लिए जाते हैं, वो फिर गांव लोग करते हैं। ये चौका सिस्टम और यात्रा है, वो दूसरे स्टेट में भी चलती है। गुजरात में चलती है, कर्नाटक में चलती है, मध्य प्रदेश में चलती है, यूपी में चलती है, और फिर आगे बढ़ेंगे, हम एक से अनेक होते जाएंगे। विदेशों में भी ये काम गया है, क्योंकि एक संस्था थी जो वो भारत में काम करती थी, उसने इन चीजों को देखा, समझा, तो विदेश में भी बताया। तो उस जमाने में बहुत सारे लोग आए और चौका सिस्टम को देखा, समझा, और फिर वहां जाके किया। तो फिर उन्होंने कुछ छोटी मोटी गलतियां रह गई तो हमको भी बुलाया। हम इजराइल जाके आए थे इस काम के लिए, हम जाके आए, फिर वहां पे चौका बने, फिर वहां भी काम अब हो रहा है, चल रहा है। पर देश में चौका सिस्टम और तालाब और लोग और संगठन और यात्रा, धरती जतन यात्रा, धरती का जतन करो, तो हमने अभियान के रूप में काम किया, देश के हित में किया, देश के लिए किया, गांव के लिए किया, लोगों के लिए किया, जीवों के लिए किया। ये हमारा देश है, हमारा गांव है, जो गांव है हमारा देश का गांव है। हम जो शुरुआत करेंगे हमारे गांव से शुरू करेंगे, लेकिन हम देश को नजर में रख करके काम शुरू करेंगे। तो हमने ऐसा काम किया है। कोई भी सवाल हो तो हमें पूछा जा सकता है। जी हाँ, धन्यवाद सर, आप इतने अच्छे से बहुत सरलता से हमको समझा रहे थे। और मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, एक तो बात है कि तकनीक जो आपने बताई कि तकनीक लगाई गई, चौका तकनीक, पर दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात आपके बातों से सामने निकल के आता है वो है कि एक वैल्यू बेस्ड संस्था बच्चों से बनी संगठन बहुत जरूरी है कोई भी बात को गांव में साथ में रखने के लिए और साथ में चलाने के लिए भी। तो उसमें गांव वालों का जो संकल्प लेना, गांव वाले हाँ, आपस में बैठ के चर्चा करना इस विषय पे, वो एक महत्वपूर्ण कार्य है। तकनीक को लगाने के पहले संगठन का होना बहुत जरूरी है और जो आदर्श बेस्ड हो। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही। तो चूंकि मैं महिलाओं पे भी काम करती हूँ तो मेरा एक छोटा सा सवाल वहां पे रहेगा, और मैं बाकी भी सवाल पूछती हूँ उसके बाद। जब आप गांव वालों की बात करते हैं, यह देश क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, हालांकि हमारी सारी नदियां, सारी ज्यादा देवियां, हमारे देवताएं हमारी महिलाएं होती है। तो जब आपके यहाँ गांव में ये आप जो नियर 60 विलेजेस और दूसरे स्टेट्स में भी आपका काम चल रहा है, तो आप महिलाओं का योगदान कैसे देखते हैं सर वहां पे? महिला जो है वो घर की और देश की या गांव की, ये जिंदगी के दो पहिए माने जाते हैं। मनुष्य वो पुरुष और महिला, और महिला में समझ बहुत गहरी होती है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों को समझती है और बहुत अच्छे मेहनत करती है। अगर घर को डेवलप किया जाता है या विचारों को डेवलप किया जाता है तो महिलाएं करती है। और महिलाएं, उनका योगदान समाज के लिए बहुत बड़ा होता है। तो इस कमेटी में महिलाएं भी होती है और ये निर्णय भी लेती है, और जो श्रमदान होता है उसमें स्त्री पुरुष ही मिट्टी डालने जाते हैं, दोनों एक साथ साथ, और ये काम अच्छा होता है कि दोनों के हाथ लगे। ये एक उदाहरण होता है कि पूजा भी अगर करते हैं तो महिला और पुरुष साथ बैठते हैं। इसलिए अगर तालाब बनाना हो, चौके बनाने हो, पेड़ लगाना हो, तो महिला और पुरुष साथ साथ लगाए, वो काम मजबूत होता है, वो उद्देश्य मजबूत होता है, वो कार्य का जो संगठन है वो मजबूत होता है, कार्य पर जो विचार है वो मजबूत होता है। अगर महिला ना हो तो कमजोर होता है, या महिलाओं के साथ पुरुष नहीं होता है तो भी कमजोर होता है, जी पुरुषों के साथ महिला नहीं हो तो कमजोर होता है। तो ये तो जोड़ा है, इसको साथ काम करना चाहिए, हम लोग साथ काम करते हैं। जी जी, ये जो आपने बताया चौका तकनीक के बारे में, ये बेसिकली एक कम गहरी तालाब के जैसी होती है। मतलब जैसे मेड़, खेतों पे मेड़ होता था पुराने जमाने में, ये हमारे पुरखों ने काफी इस्तेमाल किया था चौका तकनीक का।
जिसमें छोटे मेड़ होंगे और पानी 9 इंच से लेके 1 फुट तक भरेगा। तो क्या चौका तकनीक में इससे ज्यादा गहरा पानी होता है कि हम 9 इंच 1 फुट जितना पानी की बात कर रहे हैं? क्योंकि आपने बताया गोचर भी होता है, घास लगती है, तो हम कितना गहरा पानी के वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं? ये क्या होता है कि अगर कहीं घास और पेड़ उगाना हो हाँ। तो जमीन में उतला पानी होना चाहिए। कहीं जमीन दिखे कभी आधा फुट, कभी 4 इंच, कभी कुछ अच्छा। कभी कुछ। लेकिन अगर हम 3 फीट पानी भर देंगे, 4 फीट पानी भर देंगे तो तालाब होता है, जी। और तालाब में नीचे बीज नहीं लगता है, चाहे घास हो चाहे पेड़ हो। तो जी। हमें घासों पे जिंदा रहना है, हम्म। हमारे पशु और हम भी। अगर हम ज्यादा, इतना पानी है भी नहीं कि पूरी जमीन को भर दें, पर बिल्कुल। इतनी जरूरत भी नहीं होती है। नेचर ने बहुत ठीक काम किया है नाप कि तौल, हाँ। मॉइस्चर होना चाहिए जमीन में। ऐसे चिमटी भरो तो उसमें गीलापन होना चाहिए, जी। हवा में नमी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। तो फिर कोई भी पेड़ पौधों के फूल आते हैं अच्छे से, पत्तियां अच्छे से निकलती है, फिर फूल आते हैं, फूल के बाद दाना आता है। हमने देखा है कई बार कि अगर मान लीजिए जहाँ तेज गर्मी चलती हो, जहाँ तेज गर्म हवा चलती हो, उसमें मॉइस्चर नहीं हो, नमी नहीं हो, तो वो पत्तियां सूख जाती है, फूल झड़ जाते हैं। जी। पर अगर मॉइस्चर अच्छा होता है तो पत्ती और फूल अच्छे से खिलते हैं, और उसके बाद दाना आता है। तो जीवों के लिए पत्ती और फूल और दाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी, जो जितने भी जीव हैं इसी पे जिंदे रहते हैं। जी बिल्कुल। अगर और फूल पत्ती नहीं आए तो कोई भी जीव जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि भोजन ही इनका यही है। जी। तो हमने वो काम किया कि मॉइस्चर हो और उसमें पेड़ पौधे और घास आए। ये चौका की पहली विशेषता है कि उसमें मॉइस्चर अच्छा आता है। जी। मुझे मेरा दूसरा सवाल चौका तकनीक से ये है कि जो ये जमीनों पे हम ये तकनीक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने देखा है गांव में और देश में भी जमीन का बहुत बड़ा माजरा होता है। तो क्या गांव वाले अपनी तरफ से जमीन को ये डेडिकेट करते हैं कि कैसे ये तय किया जाता है किस जमीन पे ये तकनीक लगाई जाएगी? ये गांव वालों की खुद की जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, कि दोनों का मिलाव होता है? कैसे तय होता है कि किस जमीन पे किया जाएगा? ये क्या होता है कि जो गोचर जमीन होती है और सड़क के किनारे वाली जमीनें होती है, जी। वो सरकारी होती है। जी। पर सरकार तो गांव के लिए जमीनें रखती है, हाँ, बिल्कुल। तो वो गांव की हो चाहे सरकारी हो, वो गांव की है, और उसको डेवलप करना हमारा काम है। तो गोचर जमीन है वो सरकारी होती है, और पंचायतों को जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई इनको डेवलप करो। तो पंचायतें थोड़ी कर नहीं पाई थी, इसलिए हमने ये तकनीक विकसित की और लोगों को जोड़ा। तो गोचर जमीन में ये काम किया है हमने चौका सिस्टम का। जी। जी। क्योंकि खेतों में अगर ये चौका सिस्टम करेंगे तो कोई भी फसल खराब हो सकती है, पानी से गल सकती है, कब बोया जाए कब नहीं बोया जाए उसका तकनीक अलग है। जी। ये गोचर का तकनीक है कि गोचर में ऐसा काम किया जाए। तो हमने, और गोचर में अगर काम करेंगे तो हमारे पशुधन, हमारे वन्य जीव वहाँ रहेंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे। और और तो सब ये अपने हमने खेतों में खेती गोचर कर पे पाए। जमीन किया है। जी सॉरी। और गोचर सरकारी जमीनें होती है। जी। तो उससे सबको अपने जमीन पे खेती करने का भी रहेगा, कोई अपनी जमीन किसी को बेसिकली देने की इसमें जरूरत नहीं है। जो हाँ मेरा जी, हाँ। जी, जो आपने एक अच्छी बात कही कि आप तालाबों के पास आसपास जो आपके देव वन बना रहे हैं, जो कि छोटा सा एक जंगल जैसा दूसरे जीव जंतुओं के लिए। तो ये भी मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि फिर ये भी सरकारी जमीन होती है, क्योंकि तालाब भी सरकारी जमीनों पे ही की जाती है। तो देव वन जो है जहाँ तालाबों के पास है, वो उनका फिर रख रखाव गांव वाले अपनी तरफ से करते हैं? कैसे वो मैनेज कैसे करते हैं आप लोग? वो गांव की जो कमेटी होती है वो मैनेज करती है इसको। वो प्रस्ताव लिए जाते हैं कि हमको क्या करना है, यहाँ चौका बनाना है, यहाँ खेती करनी है, यहाँ तालाब बनाना है, ये वो काम करना है। ये सारे काम जो है वो गांव के लोग करते हैं, जी। और वो अपने प्रस्ताव लेते हैं। तो जब प्रस्ताव लेते हैं तो ये काम होता है, और प्रस्ताव के अनुसार काम होता है जी। ना।
तो ये काम लोग करते हैं, तो लोगों की बैठक होती है और बैठक में प्रस्ताव लिए जाते हैं, फिर ये उस निर्णय के अनुसार काम करते रहते हैं। जी। सर मैं एक सवाल लूंगी, धर्मेंद्र शर्मा जी का है। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके लक्ष्मण सर से सवाल पूछेंगे कि मैं पूछूं आपके लिए? हेलो लक्ष्मण सर, थैंक यू वेरी मच। हियरिंग यू इज अ प्लेजर। मजा आ गया आपसे मिलकर और आपको सुनकर सर। और मैं सर एक विंग कमांडर हूँ, रिटायर्ड हूँ और एयरफोर्स से रिटायर किया अभी। हाँ, एक सूचना है कि हम एक पहाड़ के सुरंग से निकलेंगे, तो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जी थोड़ी देर बाद में फिर वापस स्टार्ट हो सकता है, थोड़ा आप ध्यान रखिए, है ना। जी 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 अगर हाँ, जी कोई हाँ सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम आए तो दोबारा अपन बोल लेंगे, है ना, ज्यादा जी समय नहीं है, 4 मिनट ऐसा हो सकता है। जी जी सर। सर, जी जी। मैं धर्मेंद्र सर जी सवाल सिर्फ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर कि हम यहाँ पर एक एयरफोर्स की आर्मी की यूनिट है जहाँ अरे बहुत वाह। सारी लैंड है उनके पास, और वहाँ बहुत सारी नीलगाय हैं कैंप के अंदर, और हाँ बड़ा जी। सूखा एरिया है। वहाँ मैं ये टेक्निक हाँ को यूज करना चाहता हूँ, और वहाँ के जो कमांडर साहब हैं वो भी बहुत इच्छुक हैं कि वहाँ पानी को हम लोग किसी तरह सेव कर सकें। और वहाँ जो खाली लैंड है वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, अगर वहाँ हम कुछ घास और पौधे पेड़ में लगाता हूँ और लगा सकता हूँ, अगर पानी की प्रॉब्लम रहती है तो मैं वहाँ पर पेड़ और घास लगा सकूं। इसके लिए मुझे इस टेक्निक के बारे में कोई एक्सपर्टीज या कोई इसका तरीका कहाँ से मिल सकता है सर? कौन मेरे को हैंड होल्डिंग कर सकता है? अगर आप बता सकें तो सर आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। ये जगह कौन सी है जहाँ आप ये जो गांधीनगर है सर, गांधीनगर, गुजरात, गांधी गांधीनगर। गुजरात। जी हाँ, गांधीनगर। हाँ, वो तो जमीनें बहुत अच्छी है और जी वहाँ पे चौका सिस्टम हो सकता है, मेरा देखा हुआ है गांधीनगर। जी 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 और वहाँ पर कभी किया जा सकता है, जी कभी आप हमारे यहाँ आकर के भी समझ सकते हैं जी। और वहाँ जाके भी समझा सकते हैं। ओके सर। तो मतलब इसमें सर बेसिकली इसमें मतलब कोई मतलब एक बार गड्ढे करने के बाद हो जाता है मतलब हम जैसे घास उगेगी तो मैं ये सोचता हूँ नीलगाय को खाना नहीं है, तो नीलगाय को खाना मिल जाए, वो हमारे रिहायशी एरियाज में आना बंद कर दें। और वो खुला एरिया है, काफी बड़ा एरिया है जहाँ ऐसा हो सकता है। तो हाँ, बेसिकली ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए एरिया है, या सर पानी का भी स्तर बढ़ जाए और ग्रासलैंड्स भी डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ होता है इससे? चौका सिस्टम में दोनों बातें ही हैं। वो ग्रास लैंड भी विकसित होता है, उसमें बीच में तालाब भी होते हैं, तो ओके वो सर। भी तालाब भी भरा जाता है, मतलब ग्राउंड वाटर भी बढ़ता है और घास और ग्रास लैंड भी बढ़ता है। और सर तो दोनों आप जो दोनों ट्रीज की चीजें बात कर सर, हैं। आप लोग जो ट्री प्लांटेशन की बात कर रहे हैं उसका भी कोई तरीका वहां पर अलग होता है, या नॉर्मल क्या तरीके होता से है ट्रीज कि लगाए जाते हैं? प्लांटेशन वाला जो पेड़ होता है जी वो ज्यादा लंबा नहीं चलता है, उसको पानी पिलाना पड़ता है। हाँ तो सर। उस एरिया में लोकल पेड़ होते हैं जो घास के काम आते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में खेजड़ी है, जी 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 देसी बबूल है, जी जी। रौंज है, फिर हाँ बीच बीच में नीम लगा देते हैं, उनके कांटे लगाने पड़ते हैं। जी पर जी जी। अगर हम ये पेड़ घास के दामन घास है उनको जी मिक्स करके चौका सिस्टम बना के उसमें छिड़क करके एक दफे हल चला देते हैं जी जी और 4 महीने के लिए उसको बंद कर देते हैं, फिर वो जी। घास पनप जाता है। फिर चाहे गाय चरो, चाहे ये नील गाय चरो, चाहे कोई सुअर चरो, हिरण चरो, कुछ भी वहां आए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो तो वो ये जो बीज वगैरह होते हैं, ये जो घास के बीज वगैरह, ये उपलब्ध है या इसके लिए कुछ और करना पड़ता ये है सर? आपके अलग अलग, जैसे गुजरात में कोई बीज की दुकानें होती है जो जंगल के बीज रखते हैं, जी है ना, वहां मिलेगी, वहां जंगल के बीज मिलेंगे। तो वहां अपन को ये लोकल बीज चाहिए और लोकल बीज में बाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। बकरी आएगी, गाय खाएगी, भैंस खाएगी तो भी वो चलेगा, है ना। ओके सर। ओके। तो ऐसी जी कोई सर। दिक्कत नहीं है। पर अगर आकर अपन बड़ लगाएंगे, नीम लगाएंगे, कुछ और पेड़ लगाएंगे तो उनको संरक्षण की जरूरत होती है, जी हाँ, लेकिन जी हाँ जंगली सर। पेड़ को संरक्षण की जरूरत नहीं होती है। जी सर, जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक थैंक यू धर्मेंद्र जी। और कहीं ना कहीं लक्ष्मण जी, आप ये तो अपने बात में कन्वे कर ही रहे हैं कि एक्चुअली जीव जंतुओं के लिए भी पानी और खाना मिलेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है जब हम चौका तकनीक पे जाते हैं।
सर आप खेती की बात कर रहे थे, तो जिस जिस इलाके में आप लोग का ने काम शुरू किया था, जैसे आपने तो दो फसल बताई साल भर में, आज जब वहाँ चौका तकनीक सक्सेसफुल है, तो हम साल में कितनी कितनी खेती वहां से निकाल पा रहे हैं? जैसे आपने बताया मूंग बड़ी जल्दी उगता है, फिर उसी हाँ, खेत पे चना लगाया जाता है रोटेशन में। तो हम अगर देखें आप लोग के पौडियाला जगह में, हम अभी कितना खेती ले रहे हैं साल भर? देखो राजस्थान थोड़ा अलग हो सकता है, गुजरात अलग हो सकता है, या जी और स्टेट अलग हो सकते हैं। जी जी इसमें क्या होता है कि वहाँ के जलवायु के अनुसार, जी वहाँ बरसात के अनुसार, वहाँ जो फसल हो सकती है उसके अनुसार वो जी फसलें बोते हैं ना, तो कोई खर्चा भी नहीं होता है। जैसे मूंग बो दिया हमने, उसमें कोई सिंचाई का खर्चा नहीं है, तो वो 2 महीने में आता है, 2 महीने बरसात चलती है। जी और फिर जब उनकी कटिंग कर लेते हैं तो 1 बीघा में, मतलब 4 बीघा में, है ना, 12-13 बोरी होती है, और एक बोरी का 7,000 रुपया होता है। तो अच्छी इनकम होती है ना। मान लो जी कई जी लोगों के पास राजस्थान में जमीनें भी ज्यादा है। अब उसके बाद मान के चले जैसे चना, तो चना क्या है, कम मॉइस्चर में होता है, राजस्थान में मॉइस्चर कम होता है। तो जी हमने चौका सिस्टम और ये सब नाड़ियाँ तालाब बनाए, तो उससे मॉइस्चर अच्छा आ गया, तो उसमें चना बो दिया। तो वो जब मूंग कटेगा तो उसमें नीचे मॉइस्चर रहता है, और वो उसमें चना बो दो तो चना पूरा आ जाएगा, तो मार्च में कट जाएगा। जी तो ये दो फसलें अच्छी होती है और अच्छी इनकम देती है, खर्चा नहीं होता है, क्योंकि नेचर को समझते हुए ये काम किया था हमने। जी तो ये बरसात के पानी पे जी कैसे जमीन में बरसात का पानी रोका जाए, कैसे मॉइस्चर बढ़ाया जाए, और कैसे हम फसलें लेवें और जीवों को बचाएं, क्योंकि हमारा काम जीवों को बचाने का भी है। वो सब जीवों को मार करके हमको जिंदा रहना ऐसा नहीं सोचते हम लोग। तो जी फिर ये एक पर्यावरण इकोसिस्टम डेवलप करना है, उसी के साथ खेती करनी है, धरती को समझना है, धरती को माँ मानना है, और फिर पशुपालन के साथ भी अच्छी इनकम करनी है, पशुपालन के साथ अच्छी खेती भी करनी है, ये बात। जी जी। मेरा जो अगला सवाल है वो वापस मैं संगठन पे आती हूँ, क्योंकि हम देश के अलग अलग जगह में बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जब संगठन होगा तभी कोई न्याय निर्णय होगा, गांव वाले अपने लिए एक सही निर्णय ले पाएंगे और साथ में मिलके ले पाएंगे। सर मुझे ये बात जानना है, क्योंकि हमारी सरकार भी होती है और सब पंचायत भी होती है, और पंचायत सरकार का एक हिस्सा है, पर जब हम संगठनों की बात करते हैं तो जैसे सरकार का इसमें किस तरह से सहयोग आता है? जब हम ये गांव वाले तय करते हैं कि हमें ये तकनीक लगानी है, यहाँ पे ये काम करना है, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ कैसे तालमेल लगाया जाता है? हाँ, ऐसा है कि ग्राम पंचायतें एक राजनीतिक पार्ट बन गई है। जी उससे एक विरोधी खड़ा होता है, बिल्कुल। एक को हराया जाता है, एक जीता जाता है। जी उनमें आपसी बड़ा खींचातान है, जी और विकास की भावनाएं कम रहती जी है ना। जी। विकास की दौड़ कम होती है। ये बल्कि यहाँ यही तक होता हकीकत है, है। हाँ यहाँ तक होता है कि मैं अब आपकी बार हार चुका हूँ, अब इस ये जो जीता है इसके बारे में विकासीय काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, जी तो वो रोकता है, एक काम करता है। तो ये देश के लिए ये विचार अच्छा नहीं है, बल्कि ये विचार कब आएगा, कैसे आएगा, या कौन लाएगा, कि हम सब देश के लिए पैदा हुए हैं, जी देश के लिए काम करेंगे, संगठन के लिए काम करेंगे। बल्कि पंचायतों का रिकॉर्ड ये भी रहा है कि वो संगठन पसंद नहीं करते हैं गांव का। जी गांव का अगर संगठन हो तो वो सोशल काम करेंगे, बिल्कुल। उनसे पूछेंगे क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो अधिकतर पंचायतें जो है, हमें बहुत आशा थी पंचायतों के लिए कि देश का निर्माण करेगी, पर नहीं, वो आपस में उलझ करके रहती है, विकास नहीं कर पा रही है, टांग खिंचाई बहुत ज्यादा होती है। और ये हम लोग राजनीति से सीख रहे हैं,
जी जी मतलब यही बातें सीखी जा रही है। हम अगर कोई कोई सांसद या एमएलए कभी गांव में बैठ करके कोई ये बात करें कि हम जीवों को बचाना है, जी हमें गोचर बचाना है, हमें इनकम बढ़ानी है, हम लोग श्रमदान करें, हम सब लोग मिल के करें, जी है ना? जी तो वो कैसे करें? हाँ, तो लोग प्लान करें। और कभी एमएलए साहब भी 5 दिन अगर काम कर लें कुदाल पावड़ा उठा के तो क्या बुरा था? क्या ऐसा बुरा हमने सही। किया है इसलिए हम कह रहे हैं। जी 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 हम बिल्कुल। तो कुदाल पावड़ा ही जिंदगी में हमारे अ, हमारे जो है पेन कागज रहे, कागज तो रही धरती और पेन रहा हमारा पावड़ा और कुदाली। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत सही कहा आपने। कागज तो रही धरती और पेन रहा फावड़ा और कुदाली। कुदाल। हम्म। हाँ, हाँ, जी। तो जब हम ऐसा देखते हैं कि जैसे सरकार के सब एक तंत्र होती है, उसमें एक बजट होता है और गांव वालों की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ एक संगठन और या संस्था जो काम करती है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि गांव वालों की बात और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल सही तरीके से करवा सके। उसमें आप लोग का हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है कि किस तरह से बात को रखी जाए, कैसे उसको मनवाया जाए, कैसे बजट किया जाए, कैसे उसको खर्च करवाया जाए और फिर अकाउंटेबिलिटी भी रखा जाए। तो जैसे अभी आपकी संस्था अभी कई स्टेट्स पे भी काम कर रही है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है राजस्थान बनाम दूसरे स्टेट्स में काम करने का? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा ये रहा कि कुछ सरपंच तो इन चीजों से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जी कोई भी काम किया जाता है तो उसके असर होता है। जी और बिल्कुल। कुछ हमारे जो कार्यकर्ता थे वो संस्था में बातचीत करके और लोगों का रहा कि आपको सरपंच बनाते हैं, जो हमारे साथ काम करते थे। जी। तो हमारे साथ जो काम करते थे वो 36 सरपंच बने। अच्छा। मतलब 36 अंग्रेजी में 36 सरपंच जी बने। जी और फिर वो वैसे ही काम करने लगे गोचर के यात्रा में, ग्राम पंचायत भी यात्रा निकालने लगी। वैसे ही जैसे एक कार्यकर्ता है उस रूप में बच्चों से बात करें, महिलाओं से बात करें, है ना, जी छोटे लोगों से भी बात करें। लेकिन जो सरपंच राजनीति की दृष्टि से आते हैं वो छोटे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए महिला आ भी जाए तो सरपंच बोलते हैं तेरे पति को भेजना। ये कोई जी बात जी है भाई? महिला आई है तो महिला भी तो सदस्य है, वो बात कर सकती है। कई बिल्कुल तरफ बच्चे इकट्ठे होके आते हैं, साहब हमारे खेल में आप आना, हमारे खेल मैदान कहाँ है जरा उसको चयनित कराओ। तो बच्चों के साथ बैठ के सरपंच को बात करनी चाहिए। तो कार्यकर्ता जो होता है वो कार्यकर्ता की दृष्टि से बात करता है, और जो राजनीति में होते हैं वो बच्चों से बात ही नहीं करते। जी बिल्कुल बहुत सही कहा। और जबकि हमारी आज की देश में आबादी बच्चों की और युवाओं की तो 30% से ज्यादा आबादी है। और मैंने पढ़ा कि आप हाँ, युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ये तकनीक, और आई थिंक तकनीक के प्रति प्रशिक्षण के साथ साथ कहीं ना कहीं आप उनको देश प्रेम भी सिखा रहे हैं। ये मेरा मानना है जितना मैं आपके बारे में पढ़ती हूँ। तो आज की जो युवा है, मेरा सवाल सर उनसे रिलेटेड है। वो कितना गांव में रहना पसंद करती है और गांव को कितना अपना समझ के और वहां पे काम करना चाहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग हम शहरों में आ जाते हैं। मैं खुद भी आई हूँ गांव से। काफी लोग शहर में आके बस जाते हैं। तो अब हमको युवाओं को अगर वही प्रशिक्षण देना है और वही अपने गांव खेत खलिहान संभालना है, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहता है? युवा वहाँ कैसे इन चीजों को देखता है और देख रहे हैं युवा युवती दोनों ही, और वो कितना सीखने के लिए उत्सुक है और किस तरह की आपकी चैलेंजेस रहती है उनको सिखाने में? ये क्या होता है कि अभी मोटे तौर पर सभी जगह जो बच्चे लोग हैं वो जो या कॉलेज जाते हैं तो वो ऐसा लगता है कि जैसे हाथ से काम करते हैं ना उसमें कमजोर पड़ जाते हैं। जी तो मशीन से जरूर करें, हाथ से भी करें, पर काम करने की ताकत चाहिए जी शरीर में, और वो काम से जी आती है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो बातचीत, सब लोग बातचीत ही करेंगे तो उससे क्या होगा? तो
तो हम ये गांव के मोहल्ले मोहल्ले बैठकें करते हैं, मोहल्लों में बैठ के बातचीत करते हैं और सबको ये कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में काम भी करो, जी है ना। माता पिता के साथ काम करो, पशुपालन का, पशु चराओ, खेती करो और इसको समझो, जमीनों को समझो, जमीन को उपजाऊ करो। तो वो लोग, बहुत सारे लोग ये काम करने लगे हैं। जब जी, छुट्टी में आओ तो फुल काम करो, ये भी बड़ी ट्रेनिंग है। बहुत अगर जरूरी मकान कैसे बनते हैं वो भी काम करो, अगर आपको पशुपालन का क्या खाद डालना है और कुछ करना है, जमीनों को रोक के देखना है, वो काम करो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक आज संगठन बनाओ, बच्चों का भी, युवाओं का भी और बुजुर्गों का भी। तो वो आदर्श बातचीत होती है। पे आज दिन बैठे हैं, कुछ गांव का काम करें, कुछ गांव जैसा कि सर ने बताया था कि वो एक समय की अलग। समस्याएं सुलझाएं। और ये बात, जी हेलो, जी सर बोलिए। हाँ हाँ, तो अपना 15 मिनट और चलेगा, लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा। हमारा लैपटॉप जो है वो 10 मिनट और चलेगा, जी सर। फिर ये डिस्चार्ज हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम उतने में ही हम हमारी बात रख लेंगे। ठीक है। जी कोई बात नहीं जी। हाँ तो अब अभी स्कूलों में भी जैसे एक बिल्डिंग बना दी, उसमें कोई चौक नहीं है, उसमें पार्क नहीं है। अब तो हमारी जो कॉलेज और स्कूल हैं जो बने हैं ना, उसमें जीवन के जो जी चलने के जो तरीके हैं, वह चाहे पढ़ाई जी आप क्यों नहीं किसी भी तरह की पढ़ाई करो, पर जीवन में खाने पीने की चीजें भी तो बहुत जरूरी है। अनाज कैसे बोया जाता है ना, अनाज काटा कैसे जाता है, हमारे दूध कैसे आता है, दूध के लिए अपन क्या करें, क्योंकि ये जीवन के साथ चलने वाली चीजें हैं। और चाहे आप डॉक्टरी पढ़ो, चाहे वकालत पढ़ो, चाहे कौन सा भी, कोई कैसी भी पढ़ाई पढ़ो, पर जीवन में जो काम आने वाली चीजें वो सीखना चाहिए। तो ये हम माता पिता और बच्चों के साथ काम करते हैं, बच्चे इस काम में लगे भी हैं कुछ। जी। सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, वो है धरती जतन यात्रा। मैं तो बिल्कुल आपके साथ जुड़ना चाहूंगी इस यात्रा में, जब हम आप करेंगे, और जानना चाहूंगी यात्रा एक तो कैसे करते हैं ये भी, और ये यात्रा बहुत एक अहम हिस्सा होता है हमारे देश में, जन्मों से ये चलता आ रहा है, युगों युगों से चलता है, जब लोगों को जोड़ने का काम किया जाता है और उसमें पर्यावरण के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी किया जाता है। तो आपने ये यात्रा कब से शुरू किया और कब कब आपका जनरली ये यात्रा होता है? ये मैं समझ गया। हाँ, हमारी यात्रा तब से शुरू हुई थी जब हम 10-20 गांव में ही काम करते थे, जी और फिर आसपास के जहाँ काम नहीं हो रहा था वहाँ के लोग आकर के या वन्य जीव मारते थे, खरगोश मारते थे, पेड़ काटते थे, कैर तोड़ के ले जाते थे। तो जी हमने देखा यार उनको भी अब अवेयरनेस करें। तो ये गांव जो मिल करके ये दूसरे गांव में जाकर के पैदल चले और फिर वहां जाकर के ये मुद्दा लिया कि हम संकल्प लें, जैसे एक रोली मोली हाथ में पकड़ेंगे लंबे, और फिर संकल्प लेंगे हम कोई पेड़ नहीं काटेंगे, गांव का निर्णय मानेंगे, गांव की कमेटी बनाएंगे, तालाब को नहीं फोड़ेंगे, पानी बचाएंगे, ऐसे संकल्प लेंगे। तो फिर लोग गांव में संकल्प को मानते भी अच्छा है, अरे तूने संकल्प लिया था फिर पेड़ क्यों काटा, तो ऐसा अच्छा लगता है लोगों को। ये इस यात्रा में ये आइटम होने लगे, फिर चर्चाएं होने लगी। तो देव सागर फूल तो तालाब बनने के बाद उनका नामांकन उसी यात्रा में होता है कि सब तालाब बन गया इस साल, इसका नाम क्या रखें, इससे पानी नहीं निकाला तो फूल सागर रखो, जी देव सागर रखो, क्योंकि भगवान का तालाब है। और अनाज पैदा करना है यानी सिंचाई करनी है तो अन्न सागर नाव रखो, आने वाली पीढ़ी को भी गाइड हो कि हम जी ये तालाब के ऐसे नाम रखें। जी जी। सर एक सवाल है रमेश चंद्र जी का। रमेश जी बहुत छोटा सा सवाल पूछिए, क्योंकि सर का लैपटॉप है, आप शायद बैटरी कम है। रमेश जी आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछिए।
मैं देख रही हूँ रमेश जी शायद कॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अपना एक आखिरी तो मैं पहले ही बोल चुकी थी, पर फिर भी मुझे मालूम है आप अभी कल अहमदाबाद आएंगे, मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी सर। पर जो अभी इतने आपको 40 साल हो गए इस विषय पे काम करते हुए, और देश में भी आप देख रहे हैं जल की समस्या बढ़ते ही चली जा रही है, जबकि कितने लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर कहीं ना कहीं हम और लोगों को इस कार्यक्रम में जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब वाटर कंजर्वेशन में जोड़ना पड़ेगा, और जो आप लोग बहुत भली भांति कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि हम कैसे लोगों को ये बात और समझा पाए कि वाटर कंजर्वेशन सबको करना है, कुछ एक्सपर्ट्स और कुछ लोग जो एकदम डेडिकेटेड है उनके खाली बस की बात नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि देश आज बहुत वाटर क्राइसिस से गुजर रहा है। तो आपका लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा कि सब लोग कैसे इस जुड़े इस मुहिम में, वाटर कंजर्वेशन की मुहिम में? मेरा मानना है कि यात्रा जो है वो बहुत अच्छा माध्यम हुआ हमारा, क्योंकि यात्रा के साथ साथ हमारा श्रमदान भी चले, हमारी बैठकें हुई, हमने हाथ से काम किए, और हर साल वो यात्रा का इतिहास बनाया कि हर साल ये यात्रा निकलेगी। ये नहीं है कि यात्रा निकल कर इस साल नहीं निकली, उसी टाइम निकलती है, वही दिन, वही तारीखें, वही समय, तो ये त्योहार बना। तो जैसे आपका होली त्योहार है, दिवाली त्योहार है, ये अपने आप मनाया जाता है। इस पे कोई सरकार का बजट या समाज का बजट नहीं होता है, वहाँ समाज के लोग ही पैसा लगाते हैं, दूर दूर से कहते हैं कि नहीं हम तो लक्ष्मी जी पूजेंगे, घर जाएंगे। तो ऐसा ही हमारे जो हमारे जो जितनी भी वाटर बॉडी है, गोचर हैं, गायें हैं, ये सब चीजें हमारे साथ रहती है, इसलिए हम ये यात्रा में इनकी चर्चाएं, इनकी पूजन इसलिए करते हैं, और ये एक त्योहार बनता जा रहा है। ऐसे ही जैसे गोवर्धन पूजन होता है ना, जैसे श्री कृष्ण जी ने, तो ऐसे ही ये त्योहार बनेगा आगे जाकर के, और हम एक से एक गांव जोड़ते जाएंगे, और जब त्योहार बन जाएगा तो काम अपने आप होगा। ऐसा ही श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ा काम किया था, हम उन्हीं से कुछ सीख रहे हैं, उन्हीं से कुछ कर रहे हैं। जी धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने आज इतना सारा हमारे लिए समय निकाला और इतनी अच्छी बातें कही। सॉरी, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, पर मुझे मालूम है कि आप कल अहमदाबाद आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको मिलने की कोशिश करती हूँ। बट आज कोई भी के सवाल हो तो जी नहीं, आपके जब लैपटॉप तक का समय नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा चिंता हो रहा है एक्चुअली। जब तक चल रहा है, जब तक तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं लास्ट पोर्शन बोल के रखना चाहती हूँ, नहीं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप अगर एकदम से आपका लैपटॉप डेड हो गया तो हम आपको थैंक यू नहीं बोल पाएंगे, तो मुझे वो चिंता रहती है। रमेश जी, आप अपना सवाल रखेंगे, आपने हाथ उठाया था। अच्छा, उनका शायद नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। तो मुझे एक सवाल जो आपसे पूछना था, चूंकि आपका लैपटॉप अभी चल रहा है तो मैं पूछती चली हाँ, जाऊं। चल रहा है, अभी चल रहा है। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, आप अर्बन एरिया भी देख रहे हैं और रूरल एरिया में भी देख रहे हैं, तो वाटर कंजर्वेशन के जो बहुत अच्छे एग्जाम्पल निकल के आते हैं वो अक्सर हम ग्रामीण इलाके में देखते हैं। तो जबकि पानी का जो कंजम्पशन है और दुरुपयोग भी ज्यादा अर्बन एरिया में होता है, तो ये जो हमारी विडंबना है शहर और गांव के बीच में पानी के कंजम्पशन और पानी के कंजर्वेशन में, इस जो गैप को हम कैसे ठीक करें, अर्बन एरिया में लोगों को हम कैसे समझाएं। ओके, जब सर ज्वाइन करेंगे हम उनको फिर से ले लेंगे। थैंक यू सभी लोगों को इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए, और थैंक यू लक्ष्मण सिंह जी, आपने अपने विचारों को हमारे सामने रखा, और इतने सद विचार मुझे लगता है कि हम सबको ये अपनाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने कही, संगठन जिसको कि हम कलेक्टिव एक्शन सीखते हैं, और वाटर गवर्नेंस पे हम उसकी बात करते हैं। दूसरी बात आपने रखी कि जो यात्रा करना एक बहुत उपयोगी साबित हुआ है, ये लोगों को बांधने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को साथ में लाने के लिए। तो ये भी एक वाटर गवर्नेंस का बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है जिसको कि हम लेके आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अगले वेंसडेज फॉर वाटर और फ्राइडे वाटर्स का अनाउंसमेंट करना चाहूंगी। तो अगला जो फ्राइडे वाटर्स है वो 2 जून को है, जो कि वाटर टॉकीज होगा। एक फिल्म दिखाई जाएगी और फिल्म के निर्माता, निदेशक या कोई एक्टर्स आके हमारे साथ बात करेंगे। अगला वेंसडेज फॉर वाटर सेशन जो है वो 7 जून को है, जो कि हमारा लेक एंड पॉन्ड सीरीज होता है, जिसमें इस बार हम बात करेंगे सोशल इकोलॉजिकल अप्रोच टू लेक रेस्टोरेशन, और जिसमें हम हमारे साथ बातचीत करने के लिए आएंगे पीयूष मानुष जी, जो कि बहुत ही जाने माने लेक रिस्टोरर है फ्रॉम तमिलनाडु। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग वेंसडेज फॉर वाटर को यूं ही सुनते रहेंगे। और हमारा ये मोटो है कि वाटर कॉन्वर्सेशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर वाटर कंजर्वेशन। तो ये चर्चा हम जारी रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और जैसे ही लक्ष्मण सिंह जी आते हैं हम फिर से ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे।